पहले फेमिलियर हो जाते हैं बेटा कुछ बेसिक टर्म्स से। जस्ट अ सेकेंड, पहले कुछ बेसिक टर्म्स से हम फेमिलियर हो जाते हैं बेटा जी। तो सम ऑफ द बेसिक टर्म्स, कुछ जो हमारे पास ये बेसिक टर्म्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ये छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ रखा है। आफ्टर दैट वी हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस डेटा जो फाइनली प्रोसेस होकर जो डेटा है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट वी हैव डेटाबेस, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे डेटा होता है तो डेटाबेस हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। और आफ्टर दैट वी हैव डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलेंगे बेटा जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके ऊपर ही हमें काम करना है, यही टर्म्स हमारे पास आगे यूज होनी है, और भी टर्म्स यूज होनी है, डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे उसके बाद। तो मैंने आपसे डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। आफ्टर दैट वी हैव इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर डेटा वी हैव, इफ वी प्रोसेस इट, अगर उसको प्रोसेस कर देते हैं तो प्रोसेस करने के बाद दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा कैसे हो सकता है बेटा जी, कोई भी डेटा है, सपोज कीजिए आपने लिखा 101 और डिपार्टमेंट में सबको कोई एक टर्म लिख दिया आपने सेल्स, कोई नेम आपने लिख दिया सपोज कीजिए राम, कोई और फिगर आपने लिख दी 3400, कुछ आपने लिख दिया 10, कुछ आपने लिख दिया सपोज कीजिए सिटी नेम, मतलब ऐसे। तो इट इज अ डेटा, ये अनडाउटली ये एक डेटा है बेटा जी, ये डेटा हो गया। हाँ, इट्स अ डेटा, इट इज नॉट इन प्रोसेस फॉर्म। देख के आप बता ही नहीं सकते कि, मतलब आप कहेंगे एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, जैसे आप इसको देखें बेटा जी, इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, आफ्टर दैट फिर हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है। मतलब हम डेटा को देख के ये नहीं कह सकते कि मतलब किसका डेटा है, किस पर्पस के लिए ये यूज होना है। तो मेन बात ये है कि अगर हमें डेटा को फाइनली एनालाइज करना है, जैसे हमारे पास रॉ डेटा है, कोई भी मतलब वैल्यूज है, उसको फाइनली अगर हमको एनालाइज करना है या विजुअलाइज करना है, किसी दूसरे के सामने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें अनडाउटली उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा को हमें प्रोसेस करना होगा। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उसके बारे में बात करूंगा, डेटा को स्टोर कराने के बारे में, डेटा मॉडल्स के बारे में मेरा डिस्कशन आपसे रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस डेटा को अगर आपने फाइनली प्रोसेस कर दिया तो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। कैसे बेटा, आप वो क्या होगा, वो क्या टर्म होगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉय नंबर है बेटा जी, ये है 101, और एम्प्लॉय का नेम है, ये है राम, और इनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हो गया बेटा जी सेल्स, इनका कोई सैलरी है, सैलरी सपोज कीजिए 34,000 है, इनका कोई डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, उसका वैल्यू है सपोज कीजिए 10, और इनका एक होम टाउन है, टाउन या एड्रेस सिटी जहां पर ये रहते हैं, तो वो हापुड़ है। तो अब आप इस डेटा को आप देख रहे हैं, जैसे ही इसके साथ फील्ड्स एसोसिएट हो गए हैं, जैसे ही इसके साथ फील्ड एसोसिएट हो गए डेटा के साथ, तो आप इस डेटा को देख रहे हैं, तो आप इस डेटा को देख के इजीली आप बता सकते हैं कि ये एम्प्लॉय नंबर है, ये नेम है, ये इनका डिपार्टमेंट हो गया, और 34,000 सैलरी है, ये इनका डिपार्टमेंट नंबर है। तो आप मतलब इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को। तो मैंने आपको बताया प्रोसेस डेटा, अगर डेटा को आपने प्रोसेस कर दिया या मीनिंगफुल फॉर्म में आपने स्टोर करा दिया, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। और इसी डेटा को अगर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, अब बहुत सारा डेटा आपके पास है, उसको आपने फर्दर इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोसेस कर दिया आपने उसको, और उसके बाद उसका कलेक्शन, जैसे तो एक ही एम्प्लॉय है, लेट यू वांट टू स्टोर डेटा ऑफ 10 और 20 एम्प्लॉइज, या और भी ज्यादा डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कैसा होगा बेटा डेटा, उसको बोलेंगे कलेक्शन। ये तो एक सिंपल डेटा हो गया। अब कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया,
अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप डेटाबेस। और अब ये डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो गया, अब इस डेटा को मैनिपुलेट करना है, कैसे, कोई नया डेटा उसके अंदर स्टोर करना है, किसी डेटा को डिलीट करना है, किसी को अपडेट करना है, या सपोज कीजिए इसमें कोई स्ट्रक्चर एक फील्ड और कोई ऐड करना है हमें इसके अंदर, जैसे हमने ऐड कर लिया कि उनका ग्रेड क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनका एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर क्या है, ये सब चीजें हमें उसके अंदर ऐड करनी है। तो ये सब प्रोसेसिंग करने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस की। मैं अब आपके पास नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। तो द नेक्स्ट टर्म इज नीड ऑफ डेटाबेस। ये है बेटा पढ़ने के लिए अगला, द नीड ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का क्या नीड है बेटा, द नीड ऑफ डेटाबेस। अब इसको पढ़ें बेटा ध्यान से, ये लिखा मैंने, वंस द डेटा इज, once the just a second, once the data is collected or converted into information, it needs to be stored. एक बार डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया, अब आप उसे स्टोर कराएंगे बेटा। तो वेयर टू स्टोर, कहां स्टोर कराएंगे, आप स्टोर कराएंगे डेटाबेस में, फॉर विच वी रिक्वायर डेटाबेस। तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, जो प्रोसेस डेटा आया, जो आपके पास डेटा था ऑलरेडी, उसको आपने प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन आपने एक बनाया या एक मीनिंगफुल डेटा में उसको कन्वर्ट करा, उसको स्टोर कराने के लिए जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज डेटाबेस। तो आगे बेटा हमने लिखा हेंस अ डेटाबेस इज अ स्टोर हाउस। माउस कुछ आज काम नहीं कर रहा ठीक से। Hence, a database is a storehouse of interrelated data which is logical, coherent, coherent मतलब well connected, मतलब डेटा शुड बी वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड डेटा आपका होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने एम्प्लॉय का डेटा में स्टोर करा रहा हूं, एम्प्लॉय का, उसके अंदर मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर दिया, एम्प्लॉय है तो उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो ही उसके अंदर होने चाहिए। एंड कंसिस्टेंट, और डेटा कैसा होना चाहिए, कंपेटेबल डेटा होना चाहिए। कंपेटेबल डेटा कैसा बेटा जी, अगर आप नेम स्टोर कर रहे हैं तो सभी नेम आए उसके नीचे, नेम के नीचे सैलरी ना आए, सैलरीज है तो सब न्यूमेरिक डेटा है तो सारा न्यूमेरिक डेटा ही उसके अंदर स्टोर हो। तो कंसिस्टेंट डेटा, कंपेटेबल डेटा की बात यह है कि अंडर वन फील्ड, अंडर अ पर्टिकुलर फील्ड, जो भी फील्ड आपके पास होगा उसके अंदर वो प्रॉपर डेटा आना चाहिए। न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक आना चाहिए, नॉन न्यूमेरिक है तो नॉन न्यूमेरिक आना चाहिए। जैसे किसी भी टेबल को, मैं एक टेबल आपको अभी दिखाता हूँ बेटा जी, एक टेबल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है स्टूडेंट, तो इसमें डेटा जो है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में है। ये देखिए एडमिशन नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जितने भी वैल्यूज आपने यहाँ स्टोर करे थे ऑल आर न्यूमेरिक, ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू है बेटा। इसके बाद हमारे पास एक फील्ड आया नेम, इट कंटेन्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपने अंदर वो कंटेन कर रहा है बेटा। तो सारा डेटा जो है ये बेटा राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सब कैसा डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। तो कहने का मतलब है डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब वेल कनेक्टेड। देखो वेल कनेक्टेड डेटा कैसे हो गया बेटा, जैसे ये है एडमिशन नंबर है, ये कनेक्टेड है किससे बेटा, राम से, और राम का एड्रेस क्या है, दिल्ली, और इनका फोन नंबर क्या है बेटा, ये हो गया 9455123451, और एज कितना हो गया 18। तो आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं अभी इसको एक सेकंड, ये देखो जैसे एडमिशन नंबर है बेटा, 1 कनेक्टेड है 1 से, ये 1 से राम भी कनेक्टेड है, 1 से दिल्ली भी है, और 1 से ही आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस फोन नंबर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और 1 से ही आप एज को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंग नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एज, तो डेटा शुड बी वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड डेटा वहां पर होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं बेटा, मैं बात कर रहा था नीड ऑफ डेटाबेस की। तो मैंने लिखा हेंस अ डेटाबेस इज स्टोर हाउस फॉर इंटरलेटेड डेटा। वो स्टोर हाउस हो गया बेटा एक इंटरलेटेड डेटा के लिए, विच इज लॉजिकल, कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट। लॉजिकल भी होना चाहिए, मतलब वो वैलिड डेटा होना चाहिए, और वेल कनेक्टेड भी होना चाहिए, और कंपेटेबल डेटा, मतलब जो डेटा है वो कंपेटेबल होना चाहिए। न्यूमेरिक के नीचे नॉन न्यूमेरिक नहीं होगा, नॉन न्यूमेरिक के नीचे न्यूमेरिक डेटा नहीं होगा बेटा जी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डीबीएमएस। यही अब बेसिकली हमें आपसे डिस्कस करना है। वो तो मैंने आपसे कुछ
बेसिक टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस की, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है बेटा। अब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो गया, उसको मैनिपुलेट कराना है डेटा को ओवरऑल जो भी प्रोसेसिंग आपको डेटा की करनी है, तो उसके लिए सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। एक सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, एक आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने लिखा बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कैपेबल टू मैनेज ओवरऑल डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर हुआ है, उस पूरे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डीबीएमएस की। कुछ बेसिक ऑपरेशंस मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया। सम ऑफ द बेसिक ऑफ डीबीएमएस आर इंसर्शन, some of the basic operations are insertion, updation, deletion of record. Apart from this, इसके अलावा भी आपने MySQL पढ़ रखा है, आप जानते हैं बेटा, ये तो आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं रिकॉर्ड्स को, और आप टेबल का स्ट्रक्चर है, एक नया टेबल का स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करने तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब वही चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो और बहुत सारे ऑपरेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है। मैंने कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपसे रिकॉर्ड डेटा से रिलेटेड मैंने बेसिक ऑपरेशंस लिखे हैं। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ बेसिक ये हमारे पास जो चलन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा, जो एप्लीकेशंस हैं, पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स, ये मैंने आपके लिए लिखे। ऑरेकल भी बहुत पॉपुलर ऑपरेट में ये डीबीएमएस है। MySQL आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में। SQL सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको भी आप जानते हैं, MS एक्सेस MS ऑफिस पैकेज का पार्ट है। और OpenOffice.org बेस, ये ओपन ऑफिस के अंदर जो ओपन ऑफिस है हमारे पास, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। उसके अंदर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन का नाम है बेस। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस होता है ना MS ऑफिस में, तो ऐसे ही इसके अंदर वर्ड जो होता है उसको राइटर बोलते हैं, OpenOffice.org राइटर कहते हैं उसको। जो स्प्रेडशीट होता है उसको कैल्क बोलते हैं, CALC। और जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्रेस बोलते हैं बेटे, उसको इम्प्रेस बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड बेटा। हेलो, नमस्ते। कब की स्टार्ट हो गई बेटा जी? आप कहाँ हैं? कौन नहीं आया? ओके, सम ऑफ द मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे पास एक राइटर है बेटा, और कैल्क बोलते हैं स्प्रेडशीट को, कैल्क। और पावर पॉइंट होता है जैसे उसमें, तो ओपन ऑफिस में इम्प्रेस होता है, तो जैसे एक्सेस होता है इसके अंदर होता है बेस। तो ये एप्लीकेशंस हैं बिल्कुल, इट इज सिमिलर टू MS ऑफिस पैकेज। ओके, उसके बाद देखिए इधर आप पढ़ें, मैंने लिखा है अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट, मेंटेन, यूज एंड एडमिनिस्ट्रेट डेटाबेस। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। कैसे? आप यूजर को अलाउ करना है कि वो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, किन्हीं भी यूजर्स को आपको अलाउ करना है, किन्हीं भी मतलब कुछ यूजर्स हैं, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि ये सिर्फ रिकॉर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करें, सिर्फ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सके या डिस्प्ले कर सके, ना वो अपडेट कर सके ना डिलीट कर सके। तो ऐसे सब प्रिविलेजेस, ऐसे सब परमिशन आप दे सकते हैं यूजर को। और सपोज कीजिए आपने कुछ परमिशंस दी यूजर को, लेटर ऑन आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये परमिशंस नहीं देनी है, वापस मुझे इनको ले लेना है, तो उनको बोलते हैं परमिशन ग्रांट करना। तो परमिशन जो आपने ग्रांट किए हैं, तो लेटर ऑन आप उन परमिशंस को रिवोक भी कर सकते हैं, रिवोक वापस भी ले सकते हैं। कुछ परमिशन देना चाहते हैं आप दें, जो परमिशन नहीं देना चाहते आप ना दें। और कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं डेटाबेस को? डेटाबेस बैकअप, डेटा को रिस्टोर करना, डेटाबेस टेबल्स को किसी दूसरे डेटाबेस में माइग्रेट करना, या मैंने उस दिन CSV फाइल्स आपको पढ़ाए थे, तो CSV फाइल्स के अंदर के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देना। तो ये सब काम भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं।
तो बात ये आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ओवरऑल एप्लीकेशंस, overall operations, responsible to perform overall operations which are required to manage our data. डेटा को मैनेज करने के लिए जितने भी आपको ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है वो सभी आप डीबीएमएस से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो है MySQL। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का, ये पढ़ने के बाद हम MySQL का काम शुरू करेंगे बेटा। वो आज से तो नहीं हो पाएगा, कल से ही शुरू होगा। तो फिलहाल ये डीबीएमएस अनडाउटली आपको क्लियर हो गया होगा बेटा जी। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। आपके पास डीबीएमएस है, हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं। मेन बात ये आती है कि डेटा को स्टोर कराना है। तो क्या आप कह सकते हैं कि हम टेबल के फॉर्म में डेटा को हमें स्टोर कराना है, हम MS वर्ड में भी स्टोर करा सकते हैं। वी कैन स्टोर डेटा इन नोटपैड एज वेल। आप MS एक्सेल में भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों पढ़े हम उसको, जब हम उसमें और आराम से डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो जितने भी और ये डिफरेंट हमारे पास जैसे नोटपैड है, MS वर्ड है या MS एक्सेल है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, वो जो डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम। वो डेटा जो स्टोर होता है फ्लैट फाइल सिस्टम होता है, वो फ्लैट फाइल के फॉर्म में। मतलब फ्लैट फाइल सिस्टम का मायने ये होगा बेटा जी कि देयर इज नो फील्ड, करस्पॉन्डिंग फील्ड्स ही नहीं होते उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेम के अंदर नेम ही स्टोर कराएं या सैलरी के अंदर सैलरी स्टोर कराएं। मतलब डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता, उसमें इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। डेटा को शेयर नहीं कर सकते आप ओवर द इंटरनेट, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर। डेटा डुप्लीकेशन भी पॉसिबल है। देयर इज नो वे टू अवॉइड डेटा डुप्लीकेशन, कोई तरीका नहीं है डेटा डुप्लीकेशन को अवॉइड करने का। तो ये सब जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो सब इसकी एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस की। तो कुछ एडवांटेजेस हम आपसे शेयर करते हैं बेटा डीबीएमएस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूस डेटा रिड्यूंडेंसी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, लेट यू हैव डेटा, एक आपके पास डेटा की कॉपी है और आप चाहते हैं कि मतलब वो रेप्लिकेट ना हो, डेटा रेप्लिकेशन को रोकना चाहते हैं। या सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर टेबल है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूनिक डेटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट डेटा उसके अंदर ना स्टोर हो। तो ये पॉसिबल है, डीबीएमएस की हेल्प से ये काम आप कर सकते हैं। आपने प्राइमरी की एक टर्म पढ़ा होगा, आगे आज भी आएगा, मैंने लिखा है आपके लिए। तो प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसा हमारे पास फील्ड होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज डेटा फ्रॉम द टेबल, जो टेबल से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। चलिए उसके बारे में बात भी करेंगे, पहले डेटा रिड्यूंडेंसी के बारे में बात करते हैं। अनलाइक नॉन डेटाबेस सिस्टम इन अ डीबीएमएस, data is stored centrally at one place in a single database file. Hence there is no issue of duplication of data. मतलब डेटा डुप्लीकेशन का कोई इशू ही नहीं है इसमें। एक तो मैंने टेबल वाली बात तो बता ही दी आपको कि टेबल में आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। दूसरी बात ये है, सपोज कीजिए हम डेटा एंट्रीज कर रहे हैं, तो वो सब डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, एक सेंट्रल यूनिट में जाके स्टोर हो रहा है। तो मैं स्टोर करूं, आप भी स्टोर करें, हम सब एक ही डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई डुप्लीकेट डेटा एंटर होता भी है तो वो देयर इज सम एरर, वहां पर वो एरर शो कर देगा, इट शोज एरर की डुप्लीकेट डेटा आप एंटर कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी होती है बेटा डीबीएमएस में कि यू कैन रिड्यूस डेटा रिड्यूंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वहां पर ना हो। और सेकंड जो टर्म है पढ़ने के लिए, दैट इज reduces data consistency. डेटा कंसिस्टेंट फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक डेटा आता है, नॉन न्यूमेरिक के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा आता है, मिसमैचिंग डेटा नहीं होता। ये देखें बेटा, इधर लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंसी रेफर्स टू मिसमैचिंग डेटा एज देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ डेटा दैट इज एक्सेस्ड बाय ऑल द सिस्टम्स, डीबीएमएस हेल्प्स इन इंप्रूविंग कंसिस्टेंसी। तो डेटा जो होता है वो कंसिस्टेंट डेटा होता है, मिसमैच डेटा नहीं होता, प्रॉपर डेटा आता है। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू आप एक फील्ड को पढ़ रहे हैं, जैसे नेम वाला फील्ड है, आपने उसको पढ़ रहे हैं तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, फिर लेटर ऑन उसके अंदर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, तो ऐसा सब कुछ उसके अंदर नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे पास पढ़ने के लिए, दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। यू कैन शेयर डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा को शेयर कैसे, मतलब अमंग द मल्टीपल एप्लीकेशंस। आपके पास जैसे स्टूडेंट का डेटा आपने स्टोर कराया, तो वो फीस काउंटर पर भी काम आएगा, वो लाइब्रेरी में भी काम आएगा, वो एग्जामिनेशन सिस्टम में भी काम आएगा, वो हाउस सिस्टम में भी काम आएगा, वो सब जगह काम आएगा। एक डेटा बन गया बेटा,
एक मास्टर डेटा बन गया, एक सेंट्रल डेटा बन गया, उसके बाद उसी डेटा से सभी चीजें मैपिंग, वो सब चीजें उसी डेटा से सभी चीजें लिंक हो जाएंगी, फिर से और डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे सपोज कीजिए एडमिशन के टाइम पर एक बार आपके डेटा की कंप्यूटराइज्ड एंट्री हो गई, तो फिर ना लाइब्रेरी में उसका रिक्वायरमेंट है, ना फीस रिकॉर्ड में उसका रिक्वायरमेंट है, ना फिर किसी हाउस में मतलब किसी और एक्टिविटी में उसका रिक्वायरमेंट है, ना एग्जामिनेशन में उसका रिक्वायरमेंट है दोबारा से डेटा एंट्री कराने का। वो तो डेटा एक बार है और अमंग द वेरियस एप्लीकेशन इट कैन बी शेयर्ड। वेरियस एप्लीकेशंस में आप उसको शेयर भी कर सकते हैं बेटे। द नेक्स्ट थिंग, कम टू द नेक्स्ट, इट इंप्रूव सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव होती है? डीबीए आपको यूजर आईडी पासवर्ड देता है, तो ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन बी एंटर्ड इनटू द डीबीएमएस सिस्टम। फिर यूजर फ्रेंडली किस एस्पेक्ट में बेटा? एक प्रॉपर इंटरफेस होता है उसको रन कराने के लिए, मतलब कोई ऐसा रॉ स्क्रैच कोई इंटरफेस नहीं होता, एक प्रॉपर इंटरफेस होता है, वहां पर प्रॉपर आपके पास सभी चीजें अवेलेबल होती हैं जिनके थ्रू आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप बैंक के एटीएम में जाते हैं, कार्ड आपने लगाया, तो जितने भी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, आपको पिन चेंज करना है, आपको विड्रॉ करना है, आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए, आपको बैलेंसिंग क्वेरी करनी है, मतलब व्हाटएवर जो भी काम, जो भी रिलेटेड ऑपरेशन है, सब वो वहां पर विजिबल होते हैं। उनके प्रॉपर बटन्स होते हैं, प्रॉपर ऑपरेशन कैसे आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब वहां पर विजिबल होता है प्रॉपरली। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा जी, इतना मतलब एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उसका है जिससे आप इजीली उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। डेटा इंटीग्रेशन of data means in database management system, data in database is stored in tables. डेटा जो स्टोर होता है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है। यू कैन टेक डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल से डेटा ले सकते हैं और आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल डेटा को आप मतलब मल्टीपल टेबल से डेटा को आप एक प्लेस पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करना है, तो उसमें मास्टर डेटा की भी रिक्वायरमेंट है, आपके एग्जामिनेशन डेटा की भी रिक्वायरमेंट है, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज की भी रिक्वायरमेंट है। बेटा प्लीज आप ये कुछ ना इस पर ड्रॉ करें, इसको इरेज करें। ओके, तो मैं आपको बता रहा था डेटा इंटीग्रेशन ऑफ डेटा के बारे में। तो मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा है और यू कैन टेक डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन मल्टीपल टेबल से डेटा ले सकते हैं और आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सपोज कीजिए आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होना है बेटा जी। अब उस रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर होने के लिए मास्टर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। मास्टर डेटा आपका नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेटर ऑन एग्जामिनेशन के डेटा की भी रिक्वायरमेंट होगी। लेटर ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज के डेटा की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो सारे डेटा को इंटीग्रेट करके फाइनली आपका रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। तो वी कैन टेक डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। एंड द लास्ट थिंग, डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी के मायने ये हो गए बेटा कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, फिजिकल लेवल पर कोई भी चेंजेस करते हैं, तो लॉजिकल लेवल पर वो अपीयर नहीं, वो मतलब वो चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए आपने एक किसी कंप्यूटर पर आपने अपना डेटाबेस प्रिपेयर करा, कंप्यूटर नंबर 1 पर आपने अपना डेटाबेस प्रिपेयर करा। अब क्या हुआ बेटा जी, सपोज कीजिए आपने उस डेटाबेस को कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 पर माइग्रेट कर दिया, उधर से दूसरे कंप्यूटर पर आपने ट्रांसफर कर दिया। तो फिजिकल लोकेशन चेंज हो गई डेटा की, लेकिन लॉजिकली डेटा वैसा ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। उस डेटाबेस के नेम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो पहले के जैसी ही रहनी है। तो वो सब चीजें एज इट इज रहने वाली हैं बेटा जी, उसमें कोई वहां पर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो इसको देखें, क्या ये हमने लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हेंस डीबीएमएस allows to make changes in the structure of database easily without modifying or affecting the application program. जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डेटा को यूज कर रहा है उसमें कोई आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एज इट इज ही चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ,
जैसे आपने एक फील्ड बनाया दैट एबल टू स्टोर नेम ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे आपने एक फील्ड बनाया, आपको नेम ऑफ स्टूडेंट स्टोर करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको लगा कि 20 कैरेक्टर्स के अंदर वो इजीली स्टोर हो जाएगा। लेटर ऑन आपको लगा कि 20 कैरेक्टर से बात नहीं बनने वाली, मुझे तो 30 कैरेक्टर्स चाहिए, 20 से 30, मतलब जो मेरे पहले 20 कैरेक्टर से अब मुझे वो 30 चाहिए, 20 से 30 में उसे कन्वर्ट करना है। तो फील्ड में आपने उसका डेटा टाइप का जो साइज है वो 20 था, उसको आपने 30 कर दिया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो तो एज इट इज ही रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में। बस इतना फर्क पड़ेगा कि जो पहले 20 कैरेक्टर्स स्टोर कर पा रहा था, नाउ इट इज एबल टू स्टोर 30 कैरेक्टर्स। और सपोज कीजिए कोई कंडीशन आपने उसके अंदर इंपोज कर दी कि मार्क्स, आपको पहले ध्यान नहीं था, लेटर ऑन आपको ध्यान आया कि मार्क्स हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे, तो आपने वहां पर कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। तो डेटाबेस में आप कोई भी चेंजेस करें, टेबल्स में आप कोई भी चेंजेस करें, स्ट्रक्चर में आप कोई भी चेंजेस करें, तो उसका यूजर के लेवल पर, हमारे लेवल पर जहां पर हम काम कर रहे हैं, तो उससे कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा बेटा जी। तो ये होती है डेटा इंडिपेंडेंसी, यानी कि आप डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करें तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डेटाबेस को यूज कर रहा है, उस डेटाबेस के अंदर काम कर रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल बेटा जी, जैसे आप एटीएम में जाते हैं, तो वहां आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉल वाले में सपोज कीजिए करेंसी नोट सेलेक्ट करने का ऑप्शन और डाल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा, डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुए, वो चेंजेस वहां पर रिफ्लेक्ट हो गए, आपके ऑपरेशंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही रहा। अब जैसे आप देख रहे हैं बेटा, नई तरीके की मशीनें आ गई हैं, एटीएम में भी वो कार्ड को लेती हैं और लॉक कर लेती हैं, जब तक आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा कार्ड लॉक्ड रहेगा, उसके बाद आप मतलब कार्ड को, जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कार्ड आपको वापस मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जितनी भी नई नई चीजें आ रही हैं, उससे कोई उसकी वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल कार्ड का लॉक होना तो खैर कोई डेटाबेस एक्टिविटी नहीं है। डेटाबेस एक्टिविटी तो बेसिकली जो मैंने आपसे डिस्कस की कि जैसे नेम है वो 20 कैरेक्टर स्टोर कर रहा था, लेटर ऑन आप चाहते हैं कि वो 30 कैरेक्टर्स वो स्टोर करे, जो भी मतलब और चीजें हैं, आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंजेस जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पर या यूजर के लेवल पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई वो अफेक्ट नहीं करता। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उसके एडवांटेजेस थे, हियर सम लिमिटेशंस एज वेल, कोई लिमिटेशंस भी है। हाई कॉस्ट, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, डीबीएमएस को आपको यूज करना है तो उसको आपको परचेज करना, ओरेकल को परचेज करना है तो यू हैव टू पे अमाउंट। और कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे माइस्क्वेल है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई कमर्शियल मॉडल डेवलप करते हैं आप यूजिंग माइस्क्वेल, तो यू हैव टू पे सम नॉमिनल अमाउंट टू माइस्क्वेल, तो ओवरहेड तो बढ़ेगा ही, कॉस्ट बढ़ेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में दो बातें आई, एक तो आपने एप्लीकेशन खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, वो कॉस्ट हो गया। और दूसरा बात ये हो गया कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स थे, तो वो कंप्यूटर्स पर भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो आपको नए कंप्यूटर्स भी लेने पड़ेंगे। मतलब आपको हार्डवेयर के अंदर भी चेंजेस करना पड़ सकता है अगर वो लेटेस्ट हार्डवेयर नहीं है या वो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपेटेबल नहीं है। तो हाई कॉस्ट, और दूसरा बेटा सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स, उसके अंदर डेटा को सिक्योर करना होगा, फिर रिकवरी, बैकअप्स, ये सब चीजें आपको मतलब यूज करनी होंगी बेटा। और अनडाउटली आपको एक ट्रेंड प्रोफेशनल भी चाहिए, जिसे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, डीबीए बोलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका भी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, हालांकि ये लिमिटेशंस उसके एडवांटेजेस के ऊपर, अगर उसके एडवांटेजेस देखें तो ये कुछ भी नहीं है ये लिमिटेशंस। बस ये तो हमें पता होना चाहिए कि अगर डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वी हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, और सिक्योरिटी और अदर रिकवरी ओवरहेड्स का रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरी एक बात और, एक आपको प्रॉपर ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर का भी रिक्वायरमेंट होता है, जिसे आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं बेटे। ओके, तो डीबीएमएस ये हमने पढ़ा। अब बेटा जी डेटा आपको स्टोर कराना है डेटाबेस में, डेटा स्टोर कराना है आपको डेटाबेस में, और डीबीएमएस यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आपको उसे मैनिपुलेट करना है।
तो डेटाबेस को कैसे स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए हमारे पास टर्मिनोलॉजी उसके बाद टर्म पढ़ने के लिए डेटाबेस मॉडल्स। बेसिकली मैं आपसे यहाँ पर 3 मॉडल डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिलेशनल मॉडल डिस्कस करूंगा, उससे पहले भी डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ें, क्या लिखा है बेटा। डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड, किस फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट किया है। Data models are fundamental entities to introduce abstraction in a DBMS. Data models define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. तो डेटाबेस मॉडल ये बताता है कि डेटा कैसे तो स्टोर हुआ है और आपस में वो कैसे लिंक है, कैसे वो प्रोसेस होगा और कैसे वो सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, किस फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर होगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो पढ़ने के लिए है वो रिलेशनल मॉडल है। इन रिलेशनल मॉडल डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है बेटा डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल मॉडल में। ये है रिलेशनल मॉडल, देखें रिलेशनल मॉडल। इन रिलेशनल मॉडल द डेटा इज एंड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड टेबल्स। मल्टीपल टेबल्स से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटररिलेटेड टेबल से। ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो टेबल बना ही रो और कॉलम से होता है। रो को हॉरिजॉन्टल सबसेट बोलते हैं, कॉलम को वर्टिकल सबसेट बोलते हैं। तो आप इसको देखें बेटा, इधर से आप इसको देखें तो ये तो अपने आप में एक रो हो गया। रेड कलर के बॉक्स को मैंने जो बॉक्स बनाया वो तो हमारे पास हो गया एक रो, और ये जो मैं अब ब्लू कलर के बॉक्स से एनक्लोज कर रहा हूं, ये क्या हो गया बेटा जी, इसको बोल दिया आपने कॉलम। तो रेड कलर का जो मेरे पास बॉक्स है तो वो तो अपने आप में क्या हो गया बेटा, ये तो इसको तो आप इसको तो आप बोल देंगे बेटा, ये जो मैंने लिखा है, ये जो रेड कलर के बॉक्स में एनक्लोज करा है, इसको आप बोल सकते हैं रो भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ टेबल, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। और हमारे पास ये जो टर्म है बेटा, ये जो है हमारे पास ये क्या है बेटा जी, इसको आप बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, फील्ड भी बोल सकते हैं, और वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल, आप इसे वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल भी बता सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास रो हो गया और कॉलम हो गया। तो देखिए इसके बाद मैंने जो लिखा है आपके लिए, कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, रोज रिप्रेजेंट रिकॉर्ड। कॉलम बताता है एट्रीब्यूट, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास टेबल के, इस अब, और रो बताता है रिकॉर्ड को। अब हमारे पास जो ये स्टूडेंट टेबल गिवन है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर और एज, ये 5 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं हमारे स्टूडेंट टेबल के। ये जो स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, इसके 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं बेटा। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेशनल मॉडल। टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर सबसे पहले आपको बात बताई हुई है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कॉलम्स होते हैं, ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर आपके लिए, a column is also known as vertical subset of a table, ठीक है, and it is used to define the characteristic of any entity or relation। relation के मायने होते हैं टेबल, relation के मायने होते हैं टेबल। तो कॉलम वर्टिकल सबसेट होता है और दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिलेशन। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है तो इसके अंदर एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस और फोन, एज, ये हमारे पास इसके कॉलम्स। उसके बाद द सेकंड टर्म इज टपल। तो टपल क्या होता है बेटा जी, क्वाइट सिंपल, a row in a table relation represent a complete record of a specific data item. It is also known as horizontal subset of a table relation, table or relation. A single record in a table is also known as tuple. हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को आप टपल भी बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है बेटा रिलेशनल मॉडल की, कि आप टेबल को तो रिलेशन बोलेंगे,
कॉलम को आप एट्रीब्यूट बोलेंगे, कॉलम को आप बोलेंगे एट्रीब्यूट, और रो को बोलेंगे आप टपल। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, मैथ्स पढ़ते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी है, हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज बता रखी हैं, कॉलम नहीं बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, रो नहीं बोलेंगे, उसको टपल बोलते हैं बेटा जी। चलिए, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज डोमेन। अब उसके बाद आया डोमेन। डोमेन क्या होता है बेटा जी? अ डोमेन रेफर्स टू अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यूज और एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। आपने पढ़ा है ना, जैसे सेट थ्योरी पढ़ी है, उसमें डोमेन पढ़ा है, रेंज पढ़ा है, सेट पढ़ा है, बिल्कुल उसी की तरह है बेटा जी। ये बताता है कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या हैं। जैसे आप एडमिशन नंबर की बात करेंगे तो 3 डिजिट नंबर मान लीजिए, नेम है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, एड्रेस अगेन सेट ऑफ कैरेक्टर है। एक्सेप्टेबल वैल्यू, एड्रेस क्या एक्सेप्ट करेगा? सेट ऑफ कैरेक्टर। फोन क्या है? कोई भी 10 डिजिट्स का नंबर अपने अंदर स्टोर करेगा। और उसके बाद बताया एज, कोई भी 1 से 100 के बीच में कोई वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर करेगा। या कोई रेंज या स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उसकी एज का हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम रेंज एज का कोई क्राइटेरिया है, तो आप वो रेंज यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो डोमेन क्या हो गया बेटा? डोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यूज और एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। तो मतलब कॉलम क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो ये रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अ रिलेशन, क्वाइट सिंपल। नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स प्रेजेंट है वो उसकी डिग्री होता है, और एक टेबल के अंदर जितने रोज, जितने टपल्स प्रेजेंट है वो उसका कार्डिनलिटी होता है बेटा। तो आज का काम यहीं कंक्लूड करते हैं बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। होपफुली आपको इतना काम समझ में आ गया।